नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अभी आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी का जस्ट अभी 7th फेज़ होने वाला है, उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 2/3, 4/5, 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पे संख्या दी गई है 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो यहाँ पे ये भिन्न में दी गई है संख्या, तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या है उसको हम हर कहते हैं। तो करना क्या है, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो ऊपर वाली संख्या है उसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है और नीचे वाली संख्या का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। और अगर क्वेश्चन में इसके जगह में अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जो अंश में है, जो अंश की संख्या उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है और जो हर की संख्या है उसका हमें महत्तम समापवर्तक निकाल देना है। तो इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें करनी हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 2, 4 और 6 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? वो 2 होगी, जो कि इन तीनों को विभाजित कर देगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसके बाद कोई भी संख्या जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर पाएगी। तो हमारी जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हमारा होगा 2 होगा। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक आपको देखने से पता चल जाएगा 3, 5 और 7 है। 3 है, 5 है और 7 है। तो ये तीनों संख्या तो अविभाज्य है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब अलग अलग संख्या से विभाजित हो रही है। तो हम सिंपली इसको गुणा ही कर देते हैं। तो गुणा करने में क्या आ जाएगा, 7 पंचे 35 और 35 तिया 105। तो 2/105 आपका सही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो ये दशमलव में है, तो हमें इसको भिन्न में बदलना होगा। भिन्न में कैसे बदलें? भिन्न में इस प्रकार से बदलना है, 2.4 को हम 24/10 लिख सकते हैं। जी ज़रूर लिख सकते हैं। 0.36 को हम 36/100 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं। 7.2 को हम 72/10 लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। तो क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जो अंश में जो संख्या है उसका हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और जो हर में है उसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो करना क्या है, इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं अंश का। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 छक्का 72। इसके बाद नहीं जा रही है ना। तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और नीचे में देख सकते हैं इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका लघुत्तम समापवर्तक देखने से पता चल जा रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा आपका 100। तो जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.1।
1 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आशा करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10% के 2 क्रमिक छोटे ये छोटे नहीं हैं, ये छूट है ना, ये छूट है। 10% के 2 क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी? यानी कि हम जो 10% के 2 छूटे हैं उसको हम कितनी एक अकेली छूट के रूप में लिख सकते हैं? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से कर देना है 10 + 10 माइनस 10 × 10/100। ये कौन से फॉर्मेट में है? इसका फार्मूला ये है x + y माइनस xy/100। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। तो सॉल्व कर देते हैं। 10 10 हो जाएगा 20, और 10 से ये कट गया आपका, 100 से कट गया ये 100, तो यहाँ पे बचा 1। तो 20 में से 1 गया, कितना बचा? 19%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए मैं एक मेथड और बताता हूँ इसी का। इस 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10% है यानी कि अपने आप में बटे में 100 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। यानी कि जो 10 में ये 10 जो है मेन प्राइस है, ये मतलब 10% मतलब ये मेन इसका मूल्य है ना। तो ये एक क्या है? छूट है। एक क्या है? छूट है। तो 10 से क्या 9 हुआ, 2 बार हो रहा है तो 1 बार और होगा, 10 से 9 होगा। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81। 9 × 81, कितना का अंतर आ रहा है? 19 का अंतर आ रहा है ना। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? 100 के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो नीचे 100 भागित 100 कर देंगे, और परसेंटेज में बदलना है तो हमें 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया तो 19%। तो ये आपका 19% आ गया। तो आप 2 मेथड है, किसी भी मेथड से बनाइए, लेकिन बनना चाहिए। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट है, यहाँ पे छोड़ लिख दिया हूँ, छूट देता है। छूट की दर का एकल समतुल्य होगा। तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं? 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। 5% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/20 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। फिर करना क्या है? 5 में से 1 गया तो क्या हुआ? 5 से 4 हुआ। ये क्या हुआ? 10 से 9 हुआ। ये क्या हुआ? 20 से क्या हुआ? 19 हुआ। हम यहाँ पे काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहाँ से आया आपका, यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं इनको। 10 पंचे 50 और 50 पंचे 250। यहाँ पे क्या 19 निया कितना हो जाएगा? 171। तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। कितना आया डिफरेंस? कितना आया डिफरेंस आपका? 79 आया। डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में आया? 250, क्योंकि हम 250 के सापेक्ष में ले रहे हैं ना। गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, आपका 31.6% आपका आंसर आएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछा जाता है। चलिए, बोला क्या जा रहा है? एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एक व्यापारी है, वह अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 25% क्या है? लाभ प्राप्त कर लेता है।
यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया हो तो उसका लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है हमें। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें MRP दिया गया है, कितना दिया गया है, हमें MRP 50 रुपये दिया गया है। और छूट कितना दिया गया है, छूट ध्यान से देखिएगा, छूट दिया गया है 10%। छूट हमेशा दिया जाता है MRP पर ही दिया जाता है। तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो अगर MRP अगर 10 है तो हम 1 की छूट मिल रही है तो बेचेंगे कितने में, 9 में बेचेंगे, 9 में बेचेंगे, समझ रहे हो ना, 9 में बेचेंगे। और ये SP है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और ये है आपका MRP। ठीक है, तो ये 10 को हम 50 के बराबर कर दें। 10 को अगर 50 के बराबर में कर दें तो कितनी बार में जाएगा, 5। और ये इससे गुना होगा तो कितना होगा, 9 पंचे 45। तो सेलिंग प्राइस आया हमारा 45। तो जब भी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हमें विक्रय मूल्य का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हमें लाभ या हानि या कोई भी 2 चीज़ तो हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो हमारे पास आ गया विक्रय मूल्य आ गया और हमारे पास लाभ है। निकालना क्या है, लागत मूल्य निकालना है। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, लिख सकते हैं। तो ये 25% लाभ हुआ यानी कि 4 से 5 हुआ, इससे जोड़ दिए, 4 से 5 हुआ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये 5 किसके बराबर है, ये जो विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो इसको काट देंगे सिंपली, 5 निया 45 और इसको इससे गुणा कर देंगे, 4 निया 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा A। तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 36, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दो संख्याओं का गुणनफल 120 और उनके वर्गों का योग 289 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 120। दो संख्या क्या मान लेते हैं हम, A और B मान लेते हैं। एक आपको फार्मूला पता होगा, A+B² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB। ये तो सभी को पता होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। चाहे दो, ये A और B क्या है, गुणनफल है। A और B माने हैं यहाँ पे, तो इसको क्या मानेंगे, 120 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 120 यहाँ पे कर देंगे। और उनके वर्गों का योग 289 है, यहाँ पे 289 दिया गया है वर्गों का योग, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 140 हुआ, 240 हुआ। और 240 और 289 कितना हुआ, ये हुआ आपका 529 हुआ। अब 529 हुआ तो यहाँ पे तो क्या है, वर्ग है। यहाँ पे क्या है आपका, वर्ग है। तो ये जाके क्या होगा, वर्गमूल बनेगा। तो जब ये वर्गमूल निकलेगा तो किसका वर्ग किसका वर्ग है, ये 23 का वर्ग है, 529। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा 23। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 व 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए न्यूनतम संख्या, तो हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकाल देना है हमें, लघुत्तम समापवर्तक। तो 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक होगा, ये तीन से जा रहा है, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 और 20 का 20 ही रहेगा।
4 से जा रहा है, 4 एकम 4, 5 तो 4 पंचे 20, फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो 3 चौके 12 और 12 पंचे 60, तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या है 60। तो हमें क्या बोला जा रहा है, न्यूनतम संख्या जो 12, 15 व 20 से विभाज्य है, तो वही आंसर होगा जो 60 का गुणज होगा, जो 60 का गुणज होगा। और 60 का गुणज कौन सा है, ये 400 नहीं है, यहाँ पे क्या है 900, ये आपका इसका गुणज है 60 का, यही आपकी दिए गए ऑप्शन में न्यूनतम संख्या है। तो आपका, और ये पूर्ण वर्ग भी है, ये पूर्ण वर्ग भी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 900 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवे एसएससी में जनरली पूछते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में विनय ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। ध्यान से पढ़िएगा, यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। हमें क्या निकालना है, इसकी जो दूसरी बार जो परीक्षा दी गई थी जो कि 75 अंकों की थी, उसमें उसके अंकों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मैं समझाता हूँ आराम से, एकदम आराम से। एक परीक्षा में विनय ने 50 में से, पहली परीक्षा 50 अंकों की थी और दूसरी परीक्षा कितनी थी, 75 अंक की थी, ठीक है। पहली परीक्षा जो थी वो 50 अंक की थी, दूसरी थी वो 75, टोटल कितना हुआ आपका 125, टोटल कितना हुआ आपका 125। आपको कितना लाना है, 56% अंक लाना है, ठीक है। निकाल देते हैं 56% कितना होता है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 14 चौके 56, 14 पंचे 70। आपको 70 अंक लाना है, टोटल कितना अंक लाना है 70 अंक लाना है, दोनों एग्जाम में मिलाकर आपको 70 अंक लाना है। आपने कितना प्राप्त कर लिया है, आपने 22 अंक प्राप्त कर चुके हैं। आप कितने पहले परीक्षा में कितने अंक प्राप्त कर चुके हैं, 22 अंक प्राप्त कर चुके हैं। तो 22 को इससे घटा देते हैं, कितना बचा हमारे पास, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 2 गया हम 4, तो हमें 48 और लाना है दूसरे परीक्षा में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, हमें 48 और लाना है दूसरे परीक्षा में। तो हमें लाना है 48, दूसरी परीक्षा कितने अंकों की थी, 75 अंकों की थी, 75 कर देते हैं गुणा 100, तो काट देते हैं, 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 जाएगा 16 बार में 48 से, 48 जाएगा 3 से 16 बार में, 16 चौके 64। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद।